नमस्कार दोस्तों। अगर आप एमए इन एनवायरमेंटल एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एनवायरमेंटल एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ कर रहे हैं और MEVP 001 प्रोजेक्ट को लेकर कंफ्यूज हैं, प्रोजेक्ट टॉपिक कैसे चुनें, सिनॉप्सिस कैसे लिखें, डेटा कलेक्शन और रिपोर्ट कैसे तैयार करें और प्रोजेक्ट को पासिंग ओरिएंटेड कैसे बनाएं, तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको MAEOH और PGDEOH के MEVP 001 प्रोजेक्ट को स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल आसान भाषा में समझाने वाला हूं, ताकि आप बिना किसी गलती के अपना प्रोजेक्ट पूरा कर सकें। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यहां आपको वो सारी जरूरी जानकारी मिलने वाली है जो अक्सर स्टूडेंट्स मिस कर देते हैं। तो बिना देर किए हुए मैं आपको इस प्रोजेक्ट के गाइडलाइन की ओर ले चलता हूं। ये गाइडलाइन है MA इन एनवायरमेंटल एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एनवायरमेंटल एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ। दोनों कोर्सेज के लिए ये पर्टिकुलर गाइडलाइन है प्रोजेक्ट MEVP 001 के लिए। ओके, सो आई एम जस्ट टेकिंग यू टू द 21th page of this guideline, in which it is talking about proposal, project proposal. So first thing you have to know, there are so many things given in the guideline. Okay, there are so much things already given in the guideline, but I'm gonna tell you the exact thing what you needed. Okay, so इसके 21th पेज पे आपको आना है और okay, here it is talking about project proposal. Okay, so सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट प्रपोजल ही बनाना होता है अगर आपको प्रोजेक्ट बनाना है। तो अब हम देखते हैं कि ये गाइडलाइन प्रोजेक्ट प्रपोजल के बारे में क्या कहती है। द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट प्रपोजल आर: सेलेक्ट द टॉपिक बाय कंसिडरिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स। ओके, आपको जो आपका प्रोजेक्ट का टॉपिक है उसको सेलेक्ट करने के लिए आपको ये इन चीजों का को ध्यान देना होगा। ठीक है, जिसमें पहला है सस्टेनेबिलिटी ऑफ द टॉपिक। आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को अंत तक निभा पाएंगे कि नहीं, क्योंकि अगर आपने कुछ ऐसा टॉपिक सेलेक्ट कर लिया जिसके बारे में आपको बाद में जाके डेटा अवेलेबल नहीं हुआ या फिर उसका स्टडी करने के टूल्स आपके पास नहीं है, तो इन दैट सिनेरियो आप वो नहीं कर पाओगे। तो व्हाइल selecting your topic you have to understand it, relevance of the topic to the urban planning and development। ऐसे ही करके और सारे जो बातें हैं वो आपको ध्यान में रखना होगा। टाइम अवेलेबल एट योर डिस्पोजल, फिजिबिलिटी ऑफ डेटा कलेक्शन विद इन द गिवन टाइम लिमिट, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। चैलेंजेस इन्वॉल्व इन द डेटा कलेक्शन एंड हाउ टू मीट देम, cost involved in the data collection, communication facilities and local languages। so इन सारी बातों का आपको ध्यान रखना होगा आप जब प्रपोजल का टॉपिक सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, द प्रोजेक्ट प्रपोजल शुड क्लियरली स्टेट टाइटल, इंट्रोडक्शन। जो प्रपोजल है उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए यहाँ पे मेंशन है। टाइटल, इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव्स, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, रिसर्च मेथोडोलॉजी विथ लोकल सैम्पलिंग, locale sampling, instruments and statistical tools to be used, limitation and references। तो ये सारी बातें आपके प्रपोजल में होनी चाहिए। ठीक है, तभी आपका प्रपोजल अप्रूव हो सकता है। Some of the board areas and topics for project proposal are given in annexure 1। so annexure 1 के अंदर टॉपिक्स के आइडिया दिए हुए हैं इसी पर्टिकुलर गाइडलाइन के अंदर, जो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। ठीक है, तो अब चलते हैं कंसल्ट द सुपरवाइजर फॉर गाइडेंस इन टॉपिक फाइनलाइजेशन। तो आपको जब आप अपने प्रोजेक्ट के सिनॉप्सिस के जो टॉपिक सेलेक्ट करते हैं उनके लिए आप एक बार अपने गाइड जो सुपरवाइजर हैं, काउंसलर हैं,
उनसे आप कांटेक्ट करके आप अपना टॉपिक फाइनलाइजेशन करवा सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए आपको समझना होगा एलिजिबल प्रोजेक्ट सुपरवाइजर, ठीक है। जो एलिजिबिलिटी है प्रोजेक्ट सुपरवाइजर का वो क्या है, ठीक है। तो ही मस्ट बी फैकल्टी एट हेडक्वार्टर्स, ठीक है। ऑल एकेडमिक काउंसलर मैं यहाँ बता रहा हूँ, पीएचडी जिनके पास ये डिग्रीज हैं, पीएचडी, एमएससी, एमए विथ 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन रेलेवेंट डिसिप्लिन, एमडी, एमबीबीएस इन रेलेवेंट डिसिप्लिन एरिया. Relevant discipline includes botany, zoology, physics, chemistry, biochemistry, microbiology, बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस, जेनेटिक्स एंड एक्सेट्रा। ये जिनका जो स्पेशलाइजेशन होता है उसके अंदर ये पीएचडी, एमएससी और एमए और एमडी, एमबीबीएस जिन्होंने कर रखा है वो आपके सुपरवाइजर हो सकते हैं, ठीक है। तो उनसे आप अपना फाइनलाइजेशन करवा सकते हैं। बेस्ट होगा जो आपके स्टडी सेंटर पे जो सब्जेक्ट काउंसलर हैं उनसे आप ये काम करवाओगे तो आपको बेटर होगा, क्योंकि उनके पास ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है इस चीज के लिए, ठीक है। In case the proposed supervisor is not acceptable to the program coordinator at regional center, the student shall be advised so, and in such cases the student should change the supervisor and submit the proposal, ठीक है। तो अगर जो proposed supervisor is not acceptable इन एनी वे, मतलब उनका कोई क्वालिफिकेशन अगर एक्सेप्टेबल नहीं है तो ही और सी द स्टूडेंट कैन चेंज द सुपरवाइजर एज वेल एंड देन सबमिट द प्रपोजल, ओके। तो ये इन सारे बातों का आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा ये सुपरवाइजर के बारे में। तो आप गाइडलाइन अच्छे से पढ़ सकते हैं बिफोर सबमिशन। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सुपरवाइजर है, जो सुपरवाइजर है आपका वो उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ठीक है। तो बेसिकली आप यूं समझिए कि उनका जो आपका प्रपोजल है और प्रोजेक्ट है उसको कैसे गाइड किया जाए, ये उनका काम रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है आपके लिए, ठीक है। तो इतना बस आपको समझना है। उसके बाद प्रोजेक्ट प्रपोजल सबमिशन एंड अप्रूवल, ठीक है। कैसे सबमिट करेंगे, कैसे अप्रूवल होगा। आफ्टर सिलेक्शन ऑफ द सुपरवाइजर एंड फाइनलाइजिंग द टॉपिक, स्टूडेंट शुड सेंड द प्रोजेक्ट proposal pro forma along with the copy of the project proposal signed by the supervisor and biodata of the supervisor at their respective regional centers for approval. Students are advised to retain a copy of the synopsis. Student admit a January session are advised to submit project proposal in 30th April and those admitted to July session 31st October for timely approval and completion of the program, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सुपरवाइजर और टॉपिक फाइनल होने के बाद प्रपोजल बना के आपको उसको सबमिट कर देना है, ठीक है, विथ आपके गाइड के बायोडेटा और प्रपोजल परफॉर्मा एक एनेक्चर होता है इसी के अंदर गाइडलाइन के अंदर, वो आपको यहाँ अटैच करना होगा अपने डिटेल के साथ, ठीक है। तो उसके बाद आपको मैंने प्रपोजल के बारे में जो मेन बातें थी मैंने आपको बता दिया। अब प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो फॉर्मुलेशन जो इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं प्रोजेक्ट के लिए वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। द लेंथ ऑफ द रिपोर्ट में बी अबाउट 40 to 50 डबल स्पेस्ड टाइप्ड पेज, ठीक है। आपको जो प्रोजेक्ट बनाना है वो डबल स्पेस्ड होना चाहिए और 40-50 पेज के अंदर होना चाहिए, नॉट एक्सीडिंग 10,000 वर्ड्स। आपका जो प्रोजेक्ट है वो अप्रोक्सीमेटली 10,000 वर्ड्स का होगा, ठीक है, एक्सक्लूडिंग अपेंडिसेस एंड एग्जिबिट्स, ठीक है। हाउएवर 10% of variation on other side is permissible. So थोड़ा बहुत ये ऊपर नीचे चलता है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि 10,000 वर्ड्स कम से कम होने चाहिए। Each project रिपोर्ट मस्ट इंक्लूड, हाँ ये आपका जो है आपका चैप्टराइजेशन आप समझ लो, ठीक है। जो आप प्रोजेक्ट बना रहे हो उसके अंदर आपका जो चैप्टराइजेशन होगा वो ऐसे होना चाहिए, ठीक है। इंट्रोडक्शन आपको देना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स, चैप्टराइजेशन भी इसको मत बोलिए, मतलब ये जो कंटेंट है ये उसके अंदर होना चाहिए, वैसे ही आप अपना चैप्टराइजेशन बनाना, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन, objectives, problem statement, research methodology with local sampling,
instruments and statistical tools to be used, results and discussion, summary, limitation if any, and references. सो ये कंटेंट आपके प्रोजेक्ट के अंदर होना चाहिए, ठीक है। द प्रोजेक्ट रिपोर्ट शुड ऑल्सो कंटेन द फॉलोइंग: कॉपी ऑफ द अप्रूवल, प्रोजेक्ट प्रपोजल, परफॉर्मा एंड प्रोजेक्ट प्रपोजल। तो जब आप प्रोजेक्ट सबमिट करोगे तो उस टाइम पे आपके प्रोजेक्ट के साथ कॉपी ऑफ अप्रूव्ड प्रोजेक्ट प्रपोजल, जो आपका प्रपोजल अप्रूव हो चुका है, वो उसके परफॉर्मा के साथ आपको प्रोजेक्ट में अटैच करना है, ठीक है। क्योंकि प्रोजेक्ट परफॉर्मा के अंदर जब आपका प्रपोजल अप्रूव होता है तो वहां सिग्नेचर गाइड का और स्टाम्प लगता है, तो वो प्रूफ होता है कि आपका प्रपोजल अप्रूव्ड है, तो वहां पे आपको देना होता है, ठीक है। आपके उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी ड्यूली साइंड बाय द स्टूडेंट्स एंड सुपरवाइजर, ठीक है। तो एक सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी वो भी एनेक्चर है, इसी गाइडलाइन के अंदर है, नीचे मैं आपको दिखाने वाला हूँ। वो आपको अटैच करना है यहाँ पे अपने सुपरवाइजर से साइन करा के, और आपको खुद ने भी उस पर साइन करना है, वो प्रोजेक्ट के साथ अटैच करना होता है, ठीक है। सबमिशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट: one typed copy of project report is to be submitted in their respective regional center as soon as you submit the project report, ठीक है। one typed copy of the project report is to be submitted एट देयर रेस्पेक्टिव रीजनल सेंटर। आपको रीजनल सेंटर पे एक टाइप कॉपी अपने प्रोजेक्ट का सबमिट करना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको पीआर नंबर दिया जाएगा, ठीक है, वुड बी अलॉटेड विच विल बी कम्युनिकेटेड टू द स्टूडेंट। उसके बाद आपको उस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग अपडेट उसी पीआर नंबर पे दिया जाएगा, ठीक है। while corresponding with RC regarding project report, the RC have to schedule the to conduct the viva and submit the marks to be SED। तो उसी पीआर नंबर पे आपको आगे की जानकारी दी जाएगी। प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैन बी सबमिटेड एनी टाइम थ्रू आउट द ईयर। If a project report is submitted between 1st December to 31st May, then the result will declared along with June term and examination, ठीक है। If a project report is submitted between 1st June to 30th November, the result will be declared along with December। So basically आप ये समझो, आप कभी भी सबमिट कर रहे हो, आपका जो रिजल्ट है या तो जून टर्म एंड एग्जामिनेशन के टाइम आएगा या फिर दिसंबर टर्म एंड एग्जाम के बाद आएगा, ठीक है। सो आप देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फॉर्मेट ऑफ फॉर प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ठीक है। तो कैसे आपका जो प्रोजेक्ट का फॉर्मेट होना चाहिए, कैसे आपको करना है, ठीक है। तो पहले आपका टाइटल पेज आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको अटैच करना है ओरिजिनलिटी ऑफ सर्टिफिकेट, देन आफ्टर यू हैव टू अटैच एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। ये सारे एनेक्चर्स हैं नीचे इसी गाइडलाइन के दिए होंगे, आपको वहां से लेना है। टेबल ऑफ कंटेंट्स के अंदर आपको क्या क्या डालना है: इंट्रोडक्शन, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, मेथोडोलॉजी, result and discussion, conclusion, limitation, suggestion for further work, references in APA style, ठीक है। रेफरेंस में भी बुक्स, जर्नल आर्टिकल्स, बुक चैप्टर्स, वेबसाइट या अपेंडिसेस कुछ भी हो सकते हैं रेफरेंस में, ठीक है। उसके बाद आपका जो प्रोजेक्ट आप सबमिट करोगे वो इवैल्यूएशन के लिए जाएगा। इवैल्यूएशन का प्रोसेस ये है, ठीक है। वो आप गाइडलाइन में अच्छे से पढ़ सकते हो। आपको मैंने बताया था कि एनेक्सर 1 में सैंपल टॉपिक्स दिया हुआ है, तो यहाँ सैंपल टॉपिक्स में आप देख सकते हो कि सर्वे ऑफ वाटर पोल्यूशन इन योर एरिया एंड इट्स मैनेजमेंट, सर्वे ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इन इंडिया एंड इट्स मैनेजमेंट, सर्वे ऑफ एयर पोल्यूशन इन योर एरिया एंड इट्स मैनेजमेंट, सर्वे ऑफ सोशल पोल्यूशन इन योर soil pollution in your area and its management, study on environmental toxicants in food, study on environmental toxicants, environmental management, study of infectious hazards and healthcare settings. So there are so many topics already given here. You can choose one of them एंड रिलेट इट टू योर ओन एरिया, ठीक है। तो वो एक बेस्ट अप्रोच होगा प्रोजेक्ट फाइनल जो टॉपिक है उसको फाइनल करने का, ठीक है। आप यहाँ पे आप आओगे तो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी जो मैंने बताया आपको प्रोजेक्ट के साथ अटैच करना है। उसके बाद ये प्रोजेक्ट ये रेम्यूनरेशन बिल होता है, ये गाइड के लिए है, ठीक है। और इवैल्यूएशन स्कीम फॉर द प्रोजेक्ट्स ये आप देखो, ओके ओके ओके।
एक यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रपोजल परफॉर्मा है ये, ठीक है। ये आपको प्रपोजल के साथ में अटैच करना होता है। इसी पे आपको सिग्नेचर मिलेगा सुपरवाइजर का और स्टाम्प लगता है रीजनल सेंटर से। सो आप ये समझ लो ये सारे नेक्स्टर्स भी काम के होते हैं, ठीक है। सो इन सारी बातों को अगर आप ध्यान रखोगे प्रोजेक्ट सबमिशन के टाइम पे, तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा, ठीक है। तो यह था MAEOH और PGD EOH के MEVP 001 प्रोजेक्ट को बनाने का पूरा बेसिक आइडिया। मुझे उम्मीद है कि अब आपको प्रोजेक्ट टॉपिक, फॉर्मेट, रिसर्च मेथोडोलॉजी और रिपोर्ट प्रिपरेशन को लेकर काफी क्लियरिटी मिल गई होगी। अगर फिर भी आपको प्रोजेक्ट टॉपिक फाइनल करने में, सिनॉप्सिस लिखने में, डेटा एनालिसिस या कंप्लीट प्रोजेक्ट रिपोर्ट में किसी भी तरह की मदद चाहिए, तो आप नीचे दिए गए डिटेल्स पर मुझसे जुड़ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे स्टूडेंट फ्रेंडली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जरूरी प्रोजेक्ट गाइड के साथ। थैंक यू ऑल द बेस्ट फॉर योर MEVP 00 प्रोजेक्ट।